हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? रुको, इस वीडियो को देखो। ये 2025 का पीवाईक्यू रहेगा। पहले मैं 2026 का पार्ट 1 से पार्ट 5 तक करा दिया हूँ। ये 2025 का प्रीवियस, इसमें 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसको पार्ट वाइज में लेके आऊँगा, 4 पार्ट में लेके आऊँगा, 25-25 क्वेश्चन। तो बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? इसका क्या होगा आंसर? बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी एनडीपीएस, ऑप्शन नंबर सी जीएनपी, डी पर कैपिटा इनकम। क्या होगा इस बार? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पर कैपिटा इनकम। क्या है पर कैपिटा इनकम? क्या होता है? जब जब देश अमीर होगा तब नागरिक भी अमीर होंगे। यानी जीडीपी पूरे देश का बजट है, लेकिन असली तरक्की जो है ना पर कैपिटा इनकम से होती है। छात्र गलती कहाँ करते हैं? अक्सर छात्र यहाँ पे गलती करते हैं। क्या? जीडीपी। ऑप्शन ए को सही चुन लेते। ऑप्शन ए क्या था? देखो ऑप्शन ए क्या था, सकल घरेलू उत्पाद को चुन लेते, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जीडीपी होगा। क्योंकि रिवीजन क्या है? आर्थिक समृद्धि का सर्वश्रेष्ठ मापदंड होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, एग्जाम पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। जीडीपी केवल कुल उत्पादन बताती है, जनसंख्या वृद्धि को समायोजित नहीं करती है। यहाँ पे पढ़िए। फिर कह रहा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में मुद्रास्फीति का प्रभाव घटाया जाता है, घटाया गया होता है। और कह रहा है यह जीवन स्तर और आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। क्या क्या माना जाता है? जीडीपी। यहाँ पे व्याख्या दिया गया, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी के। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो एनएनपी बराबर फैक्टर कॉस्ट होता है। नेट, आइए एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। नेशनल इनकम बराबर नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे होता है इसका, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ट्रिक है इसका। छात्र गलती कहाँ करते हैं? एमपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में उलझ जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय जो होता है ना हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे मापी जाती है। याद रखिएगा, परीक्षा में ध्यान रखिए क्या होता है एनएनपी। यानी क्या होता है एनएनपी? मतलब नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी होगा फैक्टर कॉस्ट पे, यानी फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ये मूल ह्रास हो गया। ठीक है। दूसरा, फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये देखिए प्लस सब्सिडी। और ये डोमेस्टिक आय क्या होता है? एनडीपी माइनस फैक्टर कॉस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक और है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से कौन कल्याणकारी विचारधारा के नहीं है? तो जेबी से। बाकी ये हैं, ये तो है ही, ये हैं कैनन है, पिगो है। अब क्या कह रहा है ये? देखिए जेबी से क्या कहते हैं। सबसे पहले जेबी से मार्शल देखिए क्या कहते हैं। मार्शल प्लस पिगू, ये कल्याण की बात करते हैं। जेबी से तो बाजार के नियम वाले क्लासिकल गुरु हैं। ठीक है। इसमें छात्र गलती कहाँ करते हैं? देखिए प्रश्न में नहीं है पूछा गया है, जल्दीबाजी में लोग मार्शल टिक कर देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है कि एग्ज़ाम जब भी जाए क्वेश्चन बनाएं तो उसको ढंग से पढ़ें। लिखा रहता है कौन नहीं है, कौन गलती है, इसको आप पकड़ने की कोशिश करें। दूसरा, यहाँ पे देखिए जेबी से क्लासिकल इकोनॉमिक्स मार्केट लॉ पे होता है। दूसरा, परीक्षा में ध्यान रखिएगा, कल्याणवादी अर्थशास्त्री हमेशा पिगू, मार्शल और कैनन बात करते हैं। कल्याणवादी की बात कौन करता है? पिगू करता है, मार्शल करता है और कैनन करता है। अब धन्यवादी अर्थशास्त्र की एडम स्मिथ जेबी से करते हैं। ठीक है। दुर्लभतावादी का अर्थशास्त्री रॉबिन्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। ए बी सी 3 वस्तुएं हैं जहाँ ए और बी पूरक है, जबकि ए और सी स्थानापन्न वस्तुएं है। तब ए वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब आपको पता है ये होगा, वस्तु ए और बी की मांग में कमी आएगी, जबकि सी मांग में वृद्धि होगी। क्यों होगी? आइए देखते हैं नीचे। ये देखिए, ए की कीमत बढ़ता है तो मांग के नियम से ए की मांग घटेगी। ठीक है। जब कीमत बढ़ेगी किसी भी वस्तु का, जब कीमत बढ़ता है तो उसका मांग तो घटेगा ही। वही बात कर रहा है। ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे पेन, स्याही। ए नहीं बिकेगा तो बी की मांग घटेगी। सही बात बोल रहा है।
यानी पेन नहीं बिकेगा तो स्याही की मांग घटेगी ही, वही बता रहा है। फिर 3 नंबर क्या कर रहा है ये, ए और सी सब्स्टिट्यूट है क्या चीज़ का, चाय जैसे कॉफ़ी। ये महंगा होने पर सी खरीदने लगेंगे, अतः सी की मांग बढ़ेगी। सही बात है, अगर चाय महंगा है तो लोग कॉफ़ी पर आ जाएंगे, अगर कॉफ़ी महंगा है तो लोग चाय पे आ जाएंगे। वहीं ये बात कर रहा है। परीक्षा में ध्यान रखिए क्या पूछता है, अगर प्राइस किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ेगी तो उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा। मान लो एक फ़ोन लेते हैं आप, एक फ़ोन कोई ख़रीदते हैं, फ़ोन खरीदते, इसका 100 रुपया है, खरीदार बढ़ जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। अगर किसी वस्तु का 5 रुपया है कीमत है तो इसका डिमांड हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। तो वहीं पूछ रहा है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, फिर यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। ये कौन करता है, ये सीधा संबंध बताता है, ठीक है। आइए देख एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल का, ए इक्वल टू चाय, बी इक्वल टू चीनी, सी इक्वल टू कॉफ़ी। चाय महंगी हुई तो चाय व चीनी कम लोग खरीदेंगे, कॉफ़ी ज़्यादा प्रीफर करेंगे। छात्र यहाँ गलती, पूरक और स्थानापन्न में भ्रमित होकर उल्टा उत्तर चुन लेते हैं छात्र। देखिए क्विक रिवीजन, कम्प्लीमेंट्री इक्वल टू टुगेदर, सब्स्टिट्यूट इक्वल टू ऑप्शन। समझ जाइए, यहाँ पे इसका व्याख्या एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं। आइए क्यों होगा, देखिए यहाँ पे मूल परिवर्तन जब होगा तो मांग में विस्तार संकुचन होगा। आय या फैशन परिवर्तन में मांग में वृद्धि होती है। लॉजिक इसका ट्रिक क्या है, तीनों मूल, आय, फैशन, मांग को अगर बदलते हैं, सवाल ने पूछा किससे परिवर्तन नहीं होता, तो उत्तर होगा इनमें से क्यों, ठीक है। देखिए छात्र गलती क्या है, फिर यहाँ पे वही बात है, नहीं शब्द पर ध्यान न देकर लोग एक कारक टिक कर देते हैं। यानी सबसे बड़ा चीज़ है कि आप देखिए सवाल को पढ़िए, नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर डिमांड फंक्शन देखिए, डिमांड फंक्शन ये इसका फॉर्मूला है। आइए, मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक मूल उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन संबंधी वस्तुओं की कीमत को ये परिवर्तन करता है। तो इसका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्यों होगा, आइए विभिन्न वस्तु क्या कहता है, विभिन्न वस्तु है ये निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, निम्न कोटि की वस्तुएं होती है जो मांग के नियम का अपवाद है, ठीक है। देखिए क्या करें, गिफिन इक्वल टू मांग के नियम का दुश्मन होता है। गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का यानी लो क्वालिटी की वस्तु होता है। सामान्य नियम इसका क्या होगा, जब किसी भी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस घटेगी, अगर दाम बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। ये गिफिन का लॉ कहता है। गिफिन के लॉ पे ये प्राइस और डिमांड डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जब इसमें प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। छात्र गलती कहाँ करते हैं, देखिए मांग के समान नियम के कारण घट जाती है, चुन लेते हैं, लेकिन नहीं, गिफिन का हमेशा ये है रूल है कि अगर दाम बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। ऐसे हम नॉर्मल केस में देखते हैं तो किसी अगर डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है, क्या हो गया, तो उसकी सप्लाई कम होगी, वही बात कर रहा है। निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सूत्र है, तो ये होता है, आइए ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से है। ये देखिए अतिरिक्त इकाई इक्वल टू अतिरिक्त कुल लागत होता है, एम से हमेशा टी सी के अंतर के एन माइनस, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है ई हाइफन डी इक्वल टू 0 का अर्थ है कि वस्तु की मांग है तो पूर्ण बेलोचदार होती है। ये ग्राफ के अनुसार आएगा, आप देख के मार दीजिएगा। आपको देखिए आगे देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए अगर 0 बदलाव तो ई हाइफन डी इक्वल टू 0 बेलोचदार, दाम बढ़े या घटे जरूरत उतनी ही रहेगी, ठीक है। आगे देखिए अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या कहलाता है, तो
पूर्ति का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ सप्लाई। क्यों कहलाता है, देखते हैं आगे। सेलर का माइंडसेट आप देखिए, पढ़िए कितना बढ़िया है। उत्पादक का लक्ष्य क्या होता है, ज़्यादा दाम रखेंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे तो ज़्यादा पूर्ति होगा, ये सेलर माइंडसेट होता है। छात्र गलती कहाँ करते हैं, यहाँ गलती करते हैं, मांग के नियम ऋणात्मक और पूर्ति के नियम धनात्मक के बीच भ्रम हो जाता है बच्चे को। सही बात है, ये हो ही जाता है। क्यू की रिवीजन देखिए क्या है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे देखिए, मांग का नियम इक्वल टू ऋणात्मक संबंध, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। गिफिन का हमेशा याद रखिएगा, गिफिन जब कहता है तो प्राइस भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा, ये गिफिन का रूल है, ये गिफिन पे लागू होता है। यहाँ पे देखिए, परीक्षा में ध्यान रखिए क्या, मांग का नियम ऋणात्मक संबंध, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। पूर्ति का नियम क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, ये पूर्ति का नियम का होता है। प्राइस अगर बढ़ाते हैं तो सप्लाई भी बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम विच्छेद बिंदु तब होता है यानी टी आर बराबर टी सी, ये होगा इसका आंसर। क्यों होगा ये देखिए, सम विच्छेद बिंदु क्या है, वह स्थिति है जहां फर्म को न तो लाभ होता है और न ही कोई हानि होती है। इस बिंदु पर फर्म का कुल रेवेन्यू जो होता है ना, माइनस टोटल कॉस्ट के बिल्कुल बराबर होता है, यानी टी आर बराबर टी सी इक्वल टू या ए आर इक्वल टू ए सी होता है। ये देखिए, टी आर बराबर टी सी नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक माइनस इवन पॉइंट, फिर यह होगा टी आर इज लेस देन टी सी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एम आर इक्वल टू एम सी क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। यानी यहाँ पे देखिए ट्रिक है, नो प्रॉफिट नो लॉस इक्वल टू एग्जाम पॉइंट, इक्वल पॉइंट होता है। मतलब ये एग्जाम पॉइंट से देखिए, नो प्रॉफिट नो लॉस इक्वल पॉइंट होगा, इक्वल टू इक्वल पॉइंट हो गया। यहाँ पे छात्र कहाँ गलती करता है, एम आर इक्वल टू एम सी, जबकि ब्रेक इवन टी आर बराबर टी सी से भ्रमित हो जाता है। क्विक रिवीजन, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू ई आर, टी आर बराबर टी सी। घाटे के बजट से अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होता है, तो इनमें से सभी होगा। क्यों होगा, अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलती है घाटे के प्राइस में, मुद्रा अधिक मात्रा में प्रभावित होती है, तीसरा कह रहा है अर्थव्यवस्था में अधिक विनियोग होता है। तीनों सही है, घाटे के बजट से अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है। क्यों, सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा, मंदी खत्म होगा, निवेश चालू हो जाएगा, ये कहता है। छात्र गलती कहाँ करते हैं, घाटा शब्द सुनकर इसे केवल हानिकारक समझ लेते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्यों डेफिसिट बजट इक्वल टू डिमांड बूस्टर होता है, याद रखिएगा। परीक्षा में क्या पूछा जाता है, देखिए घाटे का बजट मंदी के समय वरदान साबित होता है, मंदी के समय घाटे का बजट वरदान साबित है। क्यों, क्योंकि सरकार ज़्यादा व्यय करती है मार्केट में। दूसरा, किन्स ने मंदी से निपटने के लिए घाटे का बजट का समर्थन किया। अब पूछेगा क्वेश्चन, कौन अर्थशास्त्री जो घाटे के बजट का समर्थन किया, तो आप बोलेंगे किन्स, याद रखिए। ये होता है रेवेन्यू डिफिसिट, क्या होता है, तो राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व व्यय क्या होता है, यानी भारत सरकार कितना खर्चा करती है और कितना प्राप्तियाँ हुआ, ये उसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। आइए देखिए, नाम में ही काम छिपा है, यानी राजस्व घाटा बराबर केवल राजस्व खाते का अंतर। क्विक रिवीजन, रेवेन्यू डिफिसिट बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, आर ई माइनस आर आर होता है। राजस्व घाटा होता है, सरकार के नियमित राजस्व व्यय और नियमित राजस्व प्राप्तियों का अंतर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमेशा पूछता है, ये बीपीएससी में भी पूछता है, राजस्व घाटा इक्वल टू कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति, याद रखिए। ये होता है राजस्व प्राप्तियाँ कर प्लस गैर राजस्व कर, राजस्व व्यय वेतन पेंशन ब्याज भुगतान में आ जाता है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट में आते हैं, स्फीति अंतराल को नियंत्रित करने के लिए कौन सी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, तो महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। देखिए ये क्यों अपनाई जाती है, इन्फ्लेशन गैप तब होता है जब अर्थव्यवस्था में मांग और महंगाई ज़्यादा होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगी मौद्रिक नीति अपनाता है, जिसमें बैंक दर, रेपो दर, CRR, ताकि ऋण महंगा हो
और मुद्रापूर्ति घटे, ये क्वेश्चन कह रहा है। पॉइंट देखिए, महंगाई इक्वल टू महंगाई नीति, ऋण महंगा होगा, लोग खर्च कम करेंगे, मांग घटेगी। इन्फ्लेशन गैप क्या होगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगा। महंगाई अगर बढ़ती है तो महंगाई मौद्रिक नीति, बैंक रेट भी बढ़ेगा। मंदी और स्थिति के कारण सस्ती मौद्रिक नीति होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है, क्यों कथन सही है? स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, लोचदार विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा आधार पर होता है, तो ये दोनों हो जाएगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। क्यों होगा दोनों सही? देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट ये केंद्रीय बैंक द्वारा तय किया जाता है या सरकार के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है ना, हमेशा फॉरेन मनी के मार्केट पर निर्भर करता है, ठीक है। परीक्षा में ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड रेट इक्वल टू गवर्नमेंट डिसीजन होता है और फ्लेक्सिबल रेट होता है डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। मेमोरी ट्रिक देखिए, स्थिर बराबर सरकार, ठीक है, और लोचपूर्ण बराबर बाजार, ये याद करने का ट्रिक है। क्विक रिवीजन, बोथ एक्सचेंज रेट डेफिनेशन आर करेक्ट। 15 विकेंद्रीकृत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसकी विशेषता है? केवल एकाधिकारिक प्रतियोगिता। आइए क्यों है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए भैया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, जिसमें वस्तुएं एक दूसरे से रंग, ब्रांड, पैकिंग या स्वाद में थोड़ी भिन्न होती है, जैसे साबुन, टूथपेस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं होती है। परीक्षा में ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? होमोजेनियस होता है, ठीक है, यानी समरूप वस्तुएं के बराबर होता है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता विभेदीकृत वस्तुएं होती है, एक ही क्रेता होता है। अगर मान लो एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि जैसे भारत सरकार किस चीज़ पर हमेशा मोनोपोली करती है, किस चीज़ पे? दूसरे देशों से जब हम सेना के लिए शस्त्र खरीदते हैं तो उस पर केवल भारत सरकार की ही एकाधिकार होता है, उसको दूसरा कोई नहीं खरीद सकता है। यही होता है मोनोपोली करना। देखिए, डेली लाइफ एग्जांपल में लॉक्स, डिटॉल, लिरिल साबुन होता है ना, सब साबुन है लेकिन ब्रांड अलग अलग, यही वस्तु विभेद है। छात्र गलती कहाँ करते हैं? अल्पाधिकार में भी विभेद समझकर सी ऑप्शन चुन लेते हैं, पर यह मूल लक्षण एकाधिकार का ही है। आइए, खुली अर्थव्यवस्था ने सामूहिक का संगठन, ये आप फॉर्मूला याद करिए, C+I+G+X-1। खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? विदेशी व्यापार भी शामिल होता है। ओपन मार्केट इकोनॉमी में विदेशी व्यापार शामिल होता है। विदेशी व्यापार मतलब X-M जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दिशा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो अल्प रोजगार संतुलन होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। थोड़ा सा हिंदी प्रॉब्लम होता है बोलने में, कोई नहीं। देखिए, सिंपल लॉजिक देखिए, मांग कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा, कम लोगों का भी काम होगा, रोजगार भी कम होगा, ये एक दूसरे पर टिका हुआ है। किसी चीज़ की मांग कम करते हैं, उत्पादन कम करेगा, कम लोगों की काम होगा, छोटा रोजगार होगा, कम रोजगार होगा, ये सब घटते जाएगा एक दूसरे के ऊपर। देखिए, छात्र गलती का, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का नियम मानकर पूर्ण रोजगार समझ लेते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखिए, न्यून मांग अल्प रोजगार संतुलन होता है, कम मांग करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वही कह रहा है। अत्यधिक मांग करेंगे तो अति पूर्ण रोजगार संतुलन यानी अस्फीति, थोड़ा सा ठीक रहेगा ये। किन्स क्या करता है? कुल मांग पूर्ण रोजगार स्तर के लिए मांग से कम हो जाए, वही है, ये सब जो मैं बताया वही बात करता है किन्स। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, उपभोग आय पर निर्भर करता है, C बराबर F सत्य हो गया, I बराबर C+S और व्यय बराबर C+I। ये आप याद थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओवरव्यू स्कैन कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में काम आ जाएगा। S = I को बचत माइनस निवेश समानता कहते हैं। आइए
नेक्स्ट में आइए, किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया? तो ग्रेगरी किंग याद रखिएगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पहला प्रयास किया ग्रेगरी किंग। ग्रेगरी किंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। ये देखिए, विश्व में राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक लेखांकन का सबसे पहला प्रयास 1688 में ग्रेगरी किंग ने किया। ठीक है, ये कहाँ से किया? इंग्लैंड से किया। दूसरा, आधुनिक युग की बात करते हैं, साइमन कुजनेट्स ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया, लेकिन पहला प्रयास ग्रेगरी किंग का ही है। अब देखिए गलती कहाँ होती है हमसे, परीक्षा में पहले ध्यान रखिए। विश्व में प्रथम प्रयास ग्रेगरी किंग किए 1688 में। देखिए पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया। भारत में प्रथम प्रयास कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने। विश्व में अगर पूछेगा तो ग्रेगरी किंग, भारत में पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। अगर भारत में प्रथम वैज्ञानिक पूछेगा डॉक्टर BKR राव। आइए, राष्ट्रीय आय का किंग ग्रेगरी किंग बोलते हैं। सबसे पहला कदम किंग साहब ने ही उठाया था। देखिए गलती कहाँ करती हैं बच्चे, गलती कहाँ करता है? साइमन कुजनेट्स ऑप्शन बी चुन लेते, जो आधुनिक युग के लेखांकन जनक है। यहाँ पे देखा ना आपने, यहाँ पे देखा ना, ये विश्व में प्रथम प्रयास ग्रेगरी किंग, प्रथम भारत में प्रथम दादा भाई नौरोजी, और भारत में प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर BKR राव। ठीक है, और ये पूछेगा राष्ट्रीय आय का किंग, अगर पूछता है राष्ट्रीय आय का किंग तो हमेशा ग्रेगरी किंग होगा, मार दीजिएगा। अब विश्व में प्रथम प्रयास इसी ने किया। नेक्स्ट है ये 20 नंबर, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है? तो ये सही हो, अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, सही है। अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती है, सही है। प्रतिष्ठित रोजगार पूछता, क्लासिकल थ्योरी। आइए क्लासिकल, नेक्स्ट देखिए क्यों, यह है इसका एक्सप्लेनेशन। JB से मानते हैं, एडम स्मिथ और JB से क्या मानते हैं? इनविजिबल हैंड, स्वचालित बाजार प्रणाली के कारण अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है। मंदी जो होता है ना, अस्थायी नहीं होता है। परीक्षा में ध्यान रखिए, क्लासिकल थ्योरी ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट, नो स्टेट इंटरवेंशन। किन्स थ्योरी क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नीडेड। समझ गए? ये देखिए, क्लासिकल ऑलवेज परफेक्ट होता है, ठीक है, हमेशा सही होता है, सबको काम मिलेगा, ना ज़्यादा सामान हो बनेगा ना कम, ये कहता है। दूसरा, छात्र गलती कहाँ थे? किन्स के विचार और क्लासिकल विचार में घाल मेल कर देते हैं, यही गलत हो जाता है। क्लासिकल एजम्पशन होता है परफेक्ट मार्केट इक्विवेलेंट। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन अपना याद कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट, मेमोरी टिक देखिए, दाम ज़्यादा होगा तो दुकान में सामान बचेगा, नहीं बिकेगा, श्योर है। अगर बाजार मूल्य ऊंचा होगा तो माल ज़्यादा अधिक आपूर्ति होगी, समझ गया ना, वही कह रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सट्टा के उद्देश्य से मांग किस पर निर्भर करती है? ब्याज दर पर। सट्टा के उद्देश्य याद रखिए, सट्टा के उद्देश्य। अब देखिए सट्टा क्या है, सीधे तौर पर ब्याज दर पर निर्भर करता है ये सट्टा। ये मुद्रा में मांग विपरीत संबंध होता है, जब ब्याज दर ऊंची होती है तो सट्टा की मांग में कमी होता है। परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है आपको? लेन देन और सावधानी उद्देश्य मांग आय पर निर्भर करता है, ठीक है। सट्टा उद्देश्य मांग ब्याज दर पर निर्भर करता है। फार्मूला ट्रिक देखिए, सट्टा इक्वल टू सट्टा मटका नहीं, बांड व ब्याज दर का खेला है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड खरीदेंगे, नकदी कम होगा, सही बात है। आइए, छात्र गलती कहाँ करते हैं? इसे आय से जुड़कर ऑप्शन ए गलत कर देते हैं, जबकि गलत है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर 0.3। ये फार्मूला है किसी चीज़ का, आप बनाइएगा, समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है? MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, याद रखिए, ये फार्मूला हमेशा दिया जाता है। तो अगर ये 1 है तो MPC तो 0.7 दिया है, ठीक है। MPS बराबर 1 माइनस MPC हुआ तो 0.3 इसका निकल गया। MPS प्लस
MPC इक्वल टू हमेशा 1 लागू होता है, ठीक है। और APC प्लस APS बराबर भी 1 होता है, याद रखिए। 1 में से घटा दो 100%, आपको ये समझ जाना चाहिए, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं कि मांग की लोच की माप में यदि मांग वक्र क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हो तो लोच क्या होगी, तो अनंत होता है। इसे ग्राफ बना के समझाया है। फार्मूला है, याद रखिए, इन्फिनिट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सब आ गया। न्यूमेरिक हॉरिजॉन्टल होगा तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था में मूल स्थिर प्राइस को स्टेबिलिटी करना होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, RBI का काम पैसों का दाम और महंगाई काबू में रखना, इसका काम है RBI का। दूसरा, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन RBI करता है, ठीक है, और मूल्य स्थिरता बनाए रखता है RBI ही। परीक्षा में ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी जो भी बनाता है RBI ही बनाता है, और फिजिकल पॉलिसी जो होता है ना, भारत की सरकार द्वारा बनाती है, ठीक है। लक्ष्य इसका मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, 4% ±2% होता है। छात्र गलती कहाँ करते हैं, रोजगार सृजन या कर संग्रह समझ लेते हैं, जो कि राजकोषीय फिजिकल नीति या सरकार के कार्य है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं कल।